हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज होम साइंस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं आधारीय चयापचय यानी बेसल बेसल मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि होता क्या है। पूर्ण रूप से शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में सामान्य शारीरिक तापक्रम पर अवशोषण हो जाने के बाद किसी व्यक्ति में हुए ऊर्जा चयापचय को ही आधारीय चयापचय कहते हैं। अर्थात जब हमारा शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम की स्थिति में होता है, इस समय सामान्य शारीरिक तापक्रम पर अवशोषण हो जाने के बाद किसी व्यक्ति में जो ऊर्जा चयापचय को ही हम आधारीय चयापचय कहते हैं। अर्थात जो ऊर्जा उस समय शरीर जो है वो ले रहा होता है, उसी को ही हम आधारीय चयापचय कहते हैं। आधारीय चयापचय में व्यय हुई ऊर्जा हृदय, गुर्दे तथा दूसरे अंगों की क्रिया तथा कोशिकाओं के चयापचय प्रक्रम को जारी करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि इसमें शारीरिक ऐच्छिक क्रियाओं तथा भोजन के पाचन एवं अवशोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा सम्मिलित नहीं की जाती है, यानी इन ऊर्जा की आवश्यकता के लिए इसको शरीर की ऊर्जा में मेन ऊर्जा की आवश्यकता में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं यानी उठना, बैठना, चलना और यहाँ पे जैसे भोजन के पाचन तथा अवशोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा सम्मिलित नहीं होती। अर्थात इसमें जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है वो सामान्य ऊर्जा से बहुत कम होती है, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता। दूसरा इसमें दिया है कि इस तरह व्यक्ति जब पूर्ण विश्राम की अवस्था में होता है, कोई शारीरिक कार्य नहीं कर रहा होता है, उस समय शरीर में अनैच्छिक कार्य हो रहे होते हैं, ठीक है, तथा शरीर का तापक्रम स्थिर रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता इसमें होती है, उसे हम आधारीय चयापचय कहते हैं। अर्थात कुछ अनैच्छिक क्रियाएं चल रही होती हैं, जैसे हमारा हृदय का धड़कना, हम जो सांस लेते हैं उसमें भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने के लिए भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है, यानी ताप कम है या हमें ठंड लग रही है तो उस ताप को नियंत्रित करने के लिए हमारी ऊर्जा खर्च होगी, और यदि ताप बढ़ा हुआ है तो हमारे शरीर में से पसीने के रूप में वो ताप बाहर निकलेगा, तो उसके लिए भी हमारे शरीर को कार्य करना पड़ेगा और उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद दिया है कि आधारीय चयापचय की गति जिसे आसानी के लिए हम बीएमआर कहते हैं, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, जिसे प्रयोगों द्वारा उसी समय नापी जा सकती है। ठीक है, आधारीय चयापचय की गति को मापने के लिए हम बेनेडिक्ट रोथ यंत्र का प्रयोग करते हैं इसको नापने के लिए। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, मेटाबॉलिक रेट जो है हमारी बॉडी में 70% होता है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो 20% होती है, ये थर्मोजेनिसिस जो कि 10% होता है। अर्थात सबसे ज्यादा फर्क हमारी बॉडी में इसका पड़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट का। ये सही होगा तो हमारा पाचन सही से होगा, हमारे शरीर सही से कार्य करेगा, और यदि ये गड़बड़ हो जाता है तो हमारी शरीर की अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी अनियंत्रित हो जाती हैं या वो बिगड़ जाती हैं। इसके बाद देखते हैं कि इस यंत्र में धातु में एक सिलेंडर में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, जिसे सांस लेने में उपयोग करता है व्यक्ति। सांस द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड टावर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब क्या दिया है कि इसके बाद नेक्स्ट दिया है, श्वसन में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा जो है काइमोग्राफ पर रिकॉर्ड हो जाती है। यानी काइमोग्राफ जो है वो एक रिकॉर्डर का काम करता है, जिसमें हम ऑक्सीजन को रिकॉर्ड करते हैं कि व्यक्ति ने कितना श्वसन लिया है। श्वसन लेने को भी हम रिकॉर्ड करते हैं किसके द्वारा? काइमोग्राफ के द्वारा। अब इसके बाद दिया, इस तरह निश्चित समय में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा से गणना द्वारा शरीर में उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा मानी जाती है। अब क्या दिया गया है कि आधारीय चयापचय की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला है
कि एक प्रौढ़ व्यक्ति की आधारीय चयापचय की दर हम कैसे नापते हैं। लगभग 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर का भार प्रति घंटा होती है। आधारीय चयापचय की गति कैसी होती है? व्यक्ति के आकार, भार, उम्र, वृद्धि की अवस्था, नलिका विहीन ग्रंथियों की क्रियाशीलता और पोषण की स्थिति से प्रभावित होती है। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति की चयापचय की दर क्या है, यदि किसी की गति तेज है तो उसका भार कम होगा। उम्र पे निर्भर करता है किस उम्र में उसके चयापचय कैसा है। आकार उसका भार के हिसाब से होगा। वृद्धि मतलब उसकी हाइट कितनी है। नलिका विहीन ग्रंथियों की क्रियाशीलता, यदि चयापचय की दर जो है वो अच्छी नहीं है तो नलिका विहीन ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी कम होगी। पोषण की स्थिति वो भी प्रभावित करती है इसमें, जिसमें कि पहला आता है शरीर का भार या आकार। त्वचा से ऊष्मा की हानि विकिरण के द्वारा होती है, यानी सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तब त्वचा से ऊष्मा की हानि होती है। चूंकि ऊष्मा की हानि त्वचा की सतह पर निर्भर करती है, अतः आधारीय चयापचय की क्रियाओं में ऊष्मा की हानि शरीर की सतह अर्थात आकार पर भी निर्भर करती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि गर्मी ज्यादा है आपकी बॉडी में तो वो आपकी त्वचा के द्वारा ही बाहर निकलेगी या यूरिन के द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, और यह भी आकार पर निर्भर करेगी शरीर के। अधिक आकार व अधिक भार वाले व्यक्ति का आधारीय चयापचय का कम आकार व कम भार वाले व्यक्ति की अपेक्षाकृत अधिक होगा। ठीक है, शरीर की शारीरिक संरचना यानी अधिक सक्रिय प्रोटोप्लाज्म युक्त ऊतकों वाले व्यक्ति के शरीर से अधिक ऊर्जा की हानि होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में निष्क्रिय वसायुक्त ऊतक अधिक है, कम ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए खिलाड़ी व्यक्तियों की आधारीय चयापचय बिना खिलाड़ी, जो कि व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है, आधारीय चयापचय की अपेक्षा 5% अधिक होती है, क्योंकि वो लोग अपनी शारीरिक अन्य क्रियाएं भी करते रहते हैं। उसकी वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म है, और ऐसी वो डाइट लेते हैं जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ता है। उम्र वृद्धि की अवस्थाओं में आधारीय चयापचय बहुत तेजी से होता है, अर्थात जब हम किशोरावस्था में होते हैं तब बहुत तेज होता है अपेक्षाकृत वृद्धावस्था के। प्रति किलोग्राम के हिसाब से बच्चे का आधारीय चयापचय अधिक होगा। उसके शरीर में ऊर्जा वृद्धि के लिए भी संग्रहित रहती है। 1 से 2 वर्ष की अवस्था में आधारीय चयापचय सबसे अधिक होता है। नलिका विहीन ग्रंथियों में क्या होता है? विशेष रूप से थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने का आधारीय चयापचय की गति बढ़ जाती है। अर्थात कि थायराइड ग्लैंड जो है एक ऐसी ग्लैंड है जिससे कि हमारी चयापचय की दर जो है वो बढ़ती और घटती रहती है। यदि वो सही से काम करेगी तो हमारी संतुलित दर से बढ़ेगी, लेकिन उसका जैसे ही वो असंतुलित हो जाती है थायराइड ग्लैंड, तो हमारा आधारीय चयापचय भी ऊपर नीचे होता रहता है। पोषण की स्थिति, अधिक समय तक यदि कुपोषित रहने वाले व्यक्ति है उसके आधारीय चयापचय की गति जो है वो कम होगी। गर्भावस्था का दुग्धपान की अवस्था का प्रभाव, गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में आधारीय चयापचय 15 से 20%, 25% तक बढ़ जाता है। स्त्री के आकार में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है। भ्रूण की चयापचय क्रियाओं के बढ़ने के कारण जो है वो बीएमआर भी बढ़ने लगता है। निद्रा के समय बीएमआर हमारा जो है वो कम हो जाता है। और क्रियाशील शरीर का तापक्रम अधिक होने पर हमारा बीएमआर भी बढ़ जाता है। वातावरण का भी तापक्रम अधिक होने पर बीएमआर बढ़ता है। स्त्रियों का जो बीएमआर है वो सामान्यतः पुरुष की अपेक्षा कम होता है। अधिक परिश्रम करने वाले का बीएमआर की दर कम तथा मानसिक तनाव के समय जो है बीएमआर जो है वो बढ़ जाता है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षाकृत अधिक होता है। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।